अगर तुम गरीब हो तो देयर शुड नॉट बी अ सेकंड ओपिनियन, आइदर यू डाई और यू डू। आपने आईआईटी क्रैक किया, फिर उसके क्या? बाद आपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते थे। उस टाइम पे ना तो सोशल मीडिया था कि आपने रनिंग का भी अगर रोड पे वीडियो आप डाल दें तो आपको कोई ना कोई पिकअप कर लेंगे। आपको भी लगता है कि क्या ये सब करने के लिए हमें किताबी कीड़ा ही बनना पड़ेगा? आई समटाइम स्टार्टेड क्राइंग, इमोशनल हो जाता हूँ उस मोमेंट को कि जिस मोमेंट में कभी हमारी माँ ने पॉइजन ले लिया 6 साल के एज में। मुझे सिर्फ एक सेंटेंस याद है, बाबू अच्छा से रही। अगर आप गांव से हैं या टीयर 2 सिटी हैं, 3 सिटी में हैं, वहाँ पर बंदे बदमाश है हाँ। या फिर काम करने वाला है। हमारे काफ़ी बैचमेट लोग के लिए जो शॉकिंग होती है वो मेरे लिए क्रेजी होता है, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ नहीं है। बिल्कुल। इससे बेहतर है यू शुड लिव द लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी टॉक, जहां बात होती है रियलिटी की, नई कहानियों की और उन कहानियों की जो शायद अभी तक किसी पर्दे पर आई भी ना हो। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत। लोग उन्हें कम जानते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक बिहार के एक छोटे से गांव से आए, फिर आईआईटी की, मर्चेंट नेवी और उसके बाद एक फाउंडर बने, वो भी सीईओ एंड फाउंडर बने ocean.ai कंपनी के। आज हमारे साथ मौजूद हैं पल्लव शर्मा जी। हेलो सर एंड स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स पे। थैंक यू वेरी मच मेहुल, थैंक पहले यू फॉर दिस सच ए वार्म इंट्रोडक्शन। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आप यहाँ पर आए, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करते हैं कि आपकी जो भी कहानी है, जैसा आपने एक बिहार के छोटे से गांव से शुरुआत करी, उसके बाद इतने स्ट्रगल्स, इतने फेसेस, उसके बाद आज आप एआई कंपनी, स्टार्टअप कंपनी आपने शुरू की। इसके पीछे का जितना भी एक्सपीरियंस था, जो स्ट्रगल था, आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अनफिल्टर्ड। हाँ बिल्कुल अनफिल्टर्ड, Okay. कुछ भी फिल्टर्ड नहीं। ओके, हाँ लंबी जर्नी है, ठीक है। जी। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट, बट ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी जैसी जर्नी है बिहार के गांव से होते हुए यहाँ तक की, ठीक है। उसमें पर्सनल जर्नी, स्ट्रगल की जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, एंटरप्रेनर की जर्नी एंड फाइनली करेंटली व्हाट द आई एम रनिंग। तो पर्सनल जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स मैं किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी न्यूज़ पे, डिजिटल या प्रिंट मीडियम पे मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं जस्ट दिया है। जानबूझ करके अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, बिकॉज मैं फोकस रखा अपने काम पे पहले। तो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ पहली बार जी। इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल ऑडियंस के लिए कि बिहार क्या है और कहाँ से हम निकले हैं, क्या हमारी स्ट्रगल है, जो रियल स्ट्रगल, जो काफ़ी लोग को रिलेट करेंगे अपने लाइफ से। तो मैं एक काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ। काफ़ी लोग गरीब हैं, अब हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी लोग गरीब हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट गरीबी का पैमाना अलग अलग लेवल होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हम 4 बीघा के किसान थे जी। हमारे फादर। हम लोग 4 भाई बहन, एंड वहाँ पर एजुकेशन, अगर आप नाम सुने हो डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद का, आप गूगल कर लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। जिस समय में शक्कर होती थी, जात पात के नाम पे, जंगल राज का जो नाम था, वो सब वहाँ से चालू हुआ। उस एरिया में सबसे खूंखार ज़िला बोला जाता था। आज भी कभी कभी लोग मजाक करते हैं स्कूल या कॉलेज में कि अच्छा जहानाबाद के हो, 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की आप डायलॉग सुनने को मिलेगा। उस जगह से मैं आया हूँ। तो वहाँ पर गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि 4 बीघा के किसान क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। मतलब मैंने वैसी गरीबी जस्ट देखी है जहाँ पर आप ये इमेजिन कर सकते हो। प्रकाश झा की एक मूवी है दामूल, 1985 में, आप जस्ट देखिए कास्ट बेस्ड क्या कैसे डिस्क्रिमिनेशन से लेकर के पॉवर्टी लेवल क्या है। हमारे माँ ने, फादर ने बेसिक रोटी चावल के लिए भी आपस में जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़े से लेकर के, जो बाल नोची से लेकर के, मतलब मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम कि व्हेनेवर आई थिंक, व्हेनेवर आई रिमाइंड अबाउट ऑल दोज पास्ट, आई समटाइम स्टार्टेड क्राइंग। इमोशनल हो जाता हूँ उस मोमेंट को कि जिस मोमेंट में कभी हमारी माँ ने
पॉइजन ले लिया 6 साल के एज में। मुझे सिर्फ एक सेंटेंस याद है कि बाबू अच्छा से रहिए, सिर्फ एक ही सेंटेंस मुझे याद है। और कुछ टाइम के बाद मैं देखा कि खटिया पे उसको लिटा करके 4 लोग ले करके जा रहे हैं। तो दैट वाज अ रियल इंसिडेंट एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ कि भाई पॉवर्टी, कहीं पर कोई किन्हीं की नौकरी नहीं थी, बेसिक चीज़ के लिए आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो आप जब ऐसे इन्वायरमेंट से पले बढ़े हो तो एक उस टाइम से भी एक पॉजिटिविटी या एक पॉजिटिव एग्रेशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी। एंड देन आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जो इनिशियल स्टेज था, जो चरवाहा विद्यालय, जब आप नाम सुने होंगे लालू के टाइम पे, उस टाइम में मैंने मतलब तीसरा या चौथा महीने वहाँ पर पढ़ा। अब हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे मामा जी ने हमें पटना बुला लिया। बाकी हमारे न बहन पढ़ पाई न भाई पढ़ पाया। आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। फिर जब मेरा एक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, और वो भी स्कूल का नाम बता रहा हूँ, ऐसा स्कूल है, आप गूगल कीजिएगा, नेत्रहाट स्कूल। और मैं आज जो भी हूँ उस स्कूल के बदौलत हूँ। और बहुत डंके की चोट पे कहता हूँ कि उस स्कूल के कारण आज मैं यहाँ पर ये कर पाया हूँ, नहीं तो मैं भी खेती कर रहा होता। नेत्रहाट स्कूल वैसा स्कूल है जहाँ से मोर देन 500,000 IAS ऑफिसर अभी तक दिए हैं, वहाँ से पास आउट निकले हैं। तो उस स्कूल से चीज़ें आना, फिर स्कूल का एक अच्छा इन्वायरमेंट, बोर्डिंग स्कूल में जाना, उस 10 साल के एज में एक इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिलना। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, बेस्ट एथलीट, फुटबॉल में कैप्टन, हॉकी में कैप्टन। एंड देन उधर के मेरी रुचि ज़्यादा हो गई और पढ़ाई लिखाई में रुचि कम हो गई। देन एक जो सर्कमस्टांसेस बन जाती है, आजू बाजू एक इन्वायरमेंट, परसेप्शन लोगों में कि अरे तो कुछ कर नहीं पाएगा। और नेचुरली मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि मैं हमेशा क्लास सेक्शन सी में, डी में रहता था। एकेडमिक्स में वेरी पुअर। वहाँ जाने के बाद सिलेक्शन सिर्फ हो गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद वेरी पुअर। अच्छा, सिलेक्शन के बाद आप फिर भी मतलब एकेडमिक्स में कम था? नहीं, एकेडमिक्स में कम था। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मैं हमेशा क्लास सी में रहा। मैं मतलब हम लोग 3-4 बंदे थे जो हमेशा क्लास सेक्शन सी में ही कैसे रह जाते थे मालूम नहीं। ठीक है। तो लोगों का वहाँ पे जो बंदे हैं और बंदी हैं, सबका परसेप्शन मेरे लिए चीज़ें अलग। कोई हमारे से बंदा या बंदी ढंग का बात करने के लिए नहीं आती। कोविड स्कूल नहीं थी, साइनेस अलग से, इंग्लिश आती नहीं थी। तो ये सब चीज़ें, ये सब सिंड्रोम से गुजर रहा था एज ए बैक बेंचर। जो हमारे जैसे लगभग 99% ऑडियंस हैं, वो इसी टाइप में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे गांव से या टियर 2 या 3 सिटी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स में अच्छा रहना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है, एकेडमिक्स में अच्छा रहना आपको कॉन्फिडेंस देता है। स्कूल में किसी भी चीज़ को मैटर नहीं करते, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। यस, पढ़ने में टॉपर होने चाहिए आप। क्योंकि ये हम लोग की तरफ नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, ये कंसेप्शन बना लिया गया सोसाइटी अभी में। फिर भी अभी के टाइम पे देखा जाए तो अब स्कूल्स फिर भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। मतलब अब बच्चों को अपना इंटरेस्ट, मैं जी पेंटर बनूंगा, मैं फुटबॉलर बनूंगा, पर जब आप अपने टाइम की बात बता रहे हैं जैसे, तो मतलब वो चीज़ नहीं थी, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम। तो आज के टाइम में आप देखिए 13 साल का बंदा करोड़पति हो जाता है, चाहे आप जसपाल को देख लीजिए या किसी और को। हमारे टाइम में अगर मैं स्पोर्ट्स में, मेरी उस टाइम पे मेरा पर किलोमीटर था 3 मिनट। मैं 400, 800, 1500 एंड 5000, मैं मैराथन रेसर था। मेरा पर किलोमीटर था 3 मिनट 16 सेकंड। जब मैं MBA आने के बाद 30 साल के एज में जब अपना टाइमिंग देखा, एंड देन मैं ओलंपिक के जो मैराथन रेसेस था, मैं उससे कंपेयर कर रहा था कि 2 मिनट 90 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 56 सेकेंड, इस टाइप में। तो सोचिए कि मैं कितना कम के गैप में उस समय था। अगर किसी ने हमें गाइड किया होता, तो मेरा एटीट्यूड था कि या तो हम मरेंगे या तो जस्ट जीतेंगे। मेरे पास और कोई ही चीज़ नहीं थी, मैं सिर्फ यही लेकर के कि या तो मैं लूँगा, हासिल ही करूँगा, और नहीं तो फिर मरना ही है। देयर इज़ नो वे इन बिटवीन। और मैं लोगों के लिए भी कहता हूँ कि अगर तुम गरीब हो तो देयर शुड नॉट बी अ सेकंड ओपिनियन, आइदर यू डाई और यू डू एंड डू। देयर इज़ नॉट बिन, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ नहीं है। इससे बेहतर है यू शुड लिव द लाइफ। एकेडमिक्स में जैसे आपने कहा कि इतने अच्छे नहीं थे, या था स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो फिर आपने उधर जाना क्यों नहीं सोचा? मतलब रेदर देन आपने IIT क्रैक किया, फिर उसके बाद आपने कहा मैंने बहुत बड़े कॉलेज में, लाइक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते थे। जैसे कि आज का यूथ है तो वो बोलेगा जी हमें स्पोर्ट्स अच्छा है, तो हम तो भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स में जाएंगे।
तो वो आपने वो ऑप्शन क्यों नहीं चुना, मैं ये जानना चाहूँगी। आपकी स्टोरी से मुझे बहुत ये इंटरेस्ट आ गया। नहीं, वो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्ट थी, बट ना तो स्कूल में वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था, चाहे फुटबॉल के लिए, एथलेटिक के लिए आपको ग्रूम करवाया जाता था, ना तो सोशल मीडिया था कि आपने रनिंग का भी अगर रोड पे वीडियो आप डाल दें तो आपको कोई ना कोई पिकअप कर लेंगे। हमारे टाइम में नहीं था। अब जो मैं आपको नेक्स्ट जो स्टोरी बता रहा हूँ, वो भी अगेन सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं थी, तो ये ज़रूर जस जाएगी वायरल कि मैं जब अपने आप को जब 10th किया, फिर वापस आया घर पटना, तो जस्ट देखा पापा से पैसे मांगे। पापा किसी और के सामने हाथ पसार करके मेरे सामने किसी और से 1000 रुपये मांग रहे हैं। 1000 रुपये लेकर के मैं पटना में गया, 400 रुपये रेंट के लिए जस्ट दिया, 400 रुपये खाना के लिए, 1 महीने ख़त्म। फिर कुछ मूवी देख लिया, प्यार किया तो डरना क्या, तो 2-4 बार तो उसके बाद फिर अगले महीने फिर लाने के लिए गया। अब ये हर महीने मैं देख रहा हूँ कि नहीं कि सामने से हाथ पसार रहे हैं। दैट रियली पिंच्ड मी ए लॉट मोर। मैं वापस 12th में उसी बोर्डिंग स्कूल में रिक्वेस्ट किया कि मैं जस्ट जाना चाहता हूँ। मैं गया, लेकिन फिर अगेन मेरा टीचर के बीच में, मेरे बैचमेट के बीच में परसेप्शन यही कह रही ये तो बदमाश लड़का है, ये तो चीज़ें कर नहीं पाएगा, और मैं भी उसी ख्याल में ही रहता था कि भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन सडनली जब हम वहाँ का कंपेनियन मैंने छोड़ा, सर्कल अपना छोड़ा, मैं वापस जब पटना आया 12th के टाइम पे, मेरी 12th में मार्क्स आई 60.13, जस्ट सेकंड डिवीज़न। आई वॉज वेरी असेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि इतने अच्छे स्कूल से सिर्फ 60%, अगर 1 मार्क्स भी कम हो जाता मैं सेकंड डिवीज़न होता। हमारे टीचर, हमारे बैचमेट, सब लोग, मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किसी से भी फ़ोन आप करेंगे कि सब लोग रियली में कितने टीचर ने हमको मुंह पे बोला कि आई एम असेम्ड ऑफ यू, कि मैंने तुमको ट्रेन किया या मैंने तुमको पढ़ाया। जब मैं आया, एक बंदे ने हमें पटना डेरा में हमें चीज़ें बताया कि पल्लव, फिटजी में जाओ, 15 घंटे पढ़ो, अगर एडमिशन हो जाता है 15 घंटे पढ़ो, आईआईटी हो जाएगी। सिर्फ उसका स्टेटमेंट लेकर के मैं गांव गया, पापा को बोला कि हमको 25,000 रुपया चाहिए एडमिशन के लिए। पापा, 1.5 बीघा खेत बचा था हमारे पास, बहन की शादी में 2.5 बीघा खेत का इजारा हो गया। 1.5 बीघा में 1 बीघा को इजारा किए। इजारा होता है मतलब गिरवी देना किसी को। उससे 30,000 रुपये 5,000 अपने लिए रखे, 25,000 हमको दिए। उसी से हम ट्रेन से गए हैं, दिल्ली आए, फिटजी का टेस्ट दिया, मुनिरका में रुका, 16,000 हमको कुछ स्कॉलरशिप मिली, 9,000 अपने पास रखा। पापा चले गए ड्राइवरी करने के लिए, और मेरी रिगरस तैयारी चालू हो गई। विदिन 6 मंथ वही लड़का, आप सोच लीजिए कि जो 99 जून का ये, और 2000 जनवरी में मैंने आईआईटी का स्क्रीनिंग क्रैक किया विद अ वेरी बिग मार्जिन, एंड फिर मेंस क्रैक किया अराउंड 900 रैंक के साथ, एंड आईएसएम धनबाद में एडमिशन लिया। तो मेरे टाइम पे 7-8 ब्रांचेस खाली थी, यहाँ पर एडमिशन लिया। ये खबर अपने आप में आग की तरह चारों तरफ फैल गई, हमारे बैचमेट से लेकर के इसमें, कि ये कैसे हो सकता है कि विदिन 6 मंथ जो टॉप 10 रैंकर है बिहार बोर्ड के, वो करेंगे, तू कैसे कर सकता है। मतलब जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और आपने विदिन 6 मंथ कर लिया। 5-5 साल मेरे बैचमेट लोग, मेरे सीनियर, मेरे अपने में मेरा भाई 5 साल तैयारी किए, फिटजी का, एलएन में, विद्या मंदिर क्लासेस, सारे नोट्स के साथ, सब लोग कोई 4 साल, कोई 5 साल। एंड मैं भी अपने आप पे भी सरप्राइज होता हूँ कि भाई मैंने क्या कर लिया। और सच में ये सब जो छोटे छोटे इवेंट लाइफ में हुए हैं, जो हमको, चाहे जितनी मैं गरीबी जस्ट देखा कि ना चॉकलेट ना देख पाता था, ना समझ पाता था क्या है, वो सब से मुझे कभी, मतलब मैं कभी निगेटिव हुआ नहीं कि किसी भी निगेटिविटी की तरफ से चला जाऊं, कभी मारधार करने लग जाऊं या चोरी चमारी करने लग जाऊं। मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ, पता नहीं भगवान ने हमको या फिर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हमको लगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव की तरह जस्ट देखता गया। चाहे अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में ही मिलते चले गए, और वहाँ से एक अच्छे एटीट्यूड के साथ निकला। तो ये तो एक स्टोरी थी। तो आईआईटी जब आपने क्रैक किया तो ज़्यादा शौक किसको लगा, आपको खुद को, पेरेंट्स को, या टीचर्स को? मैं ये जानना चाहूँगी। पेरेंट्स तो मैं पेरेंट्स का एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब रिजल्ट आई आईआईटी की, मेरे गांव में लोग को जब बोला गया कि इसका मतलब गांव का जो नाम है मेरा पिंटुआ के आईआईटी हो गई, तो उस टाइम में तो इक्का दुक्का आईआईटीएन जस्ट दिखता था, क्योंकि 3,000 रैंक ही थे। बिल्कुल। तो कुछ लोग बोले कि अरे आईआईटी नहीं,
ITI किया होगा। ठीक है, तो पापा लोग को तो चीजें नहीं मालूम कि भाई बबुआ हाँ IIT करल की होत, क्योंकि उन लोग किसानी। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा सरप्राइज मैं कहूँगा आज भी, उस टाइम में नहीं, आज भी सरप्राइज हमारे टीचर, हमारे बैचमेट, उसके लिए इस लाइफ टाइम के लिए इम्पॉसिबल टास्क है कि ये बंदा IIT कर लेगा। आगे के टाइम में और जर्नी आपको मिलेगी, तो उन लोग के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। सरप्राइजिंग, और साथ में मैं ये चाहूँगी, अब आपने ऐसा बोला तो आप एक मंत्र, मैं तो मंत्र ही कहूँगी, क्योंकि आपने 6 महीने में ऐसा IIT क्रैक कर लिया, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद आपने एकदम से ऐसे IIT क्रैक किया, कोई भी नहीं कर सकता, ये बहुत बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। तो एक ऐसा कोई टिप होगा या कोई मंत्र होगा, आप हमारे ऑडियंस को दीजिए, या जो कोई हमारी ऑडियंस ऐसी भी होगी जो स्टूडेंट्स होंगे जो IIT करना चाहते होंगे या करने के सोच रहे होंगे, तो वो क्या, मतलब कौन सा मूल मंत्र था वो? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी सारे स्टूडेंट में अगर आप बात करेंगे ना, तो उनके पास अगर 70% 80% मार्क्स आ गए तो सबसे पहले उन्हें एटीट्यूड आ जाती है कि भाई मैं तो ज़्यादा जानकार हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस खुद नहीं भी, इन जनरल वे में भी उनके टॉक। अब हम थे प्लेन बैक बेंचर, थ्रू आउट बैक बेंचर, हमें नहीं मालूम था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो टीचर ने बताया हम बस उसको फॉलो करते रहे कि अगर एक भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी केमिस्ट्री, मैंने अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग की और केमिस्ट्री, फिजिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिजिक्स में मुझे मालूम है कि भाई आपको सिलेक्शन लेनी है। हम वो नहीं है कि हमको टॉप का 1 रैंक चाहिए। हमारे जब टीचर ने पूछा कि यहाँ पर कौन कौन जो है वो 100 टॉप 100 में आना चाहते हैं और कौन कौन सिलेक्शन खाली करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन में हाथ उठाया कि मुझे बस IIT में सिलेक्शन हो। तो IIT में सिलेक्शंस के लिए स्ट्रेटजी होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके ऊपर, कि भाई अगर एक मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चंस आ रहा है और ये मालूम है कि अगर आप 4 बुक से करोगे इसमें हार्ड आ ही नहीं सकता, आप कैसे अपने क्वेश्चंस को यूज कर रहे हो। जैसे आप टिपिकल एक एग्जांपल बताता हूँ, आप जब भी किसी भी एग्जाम में कोई लोग जाते हैं, 99% बंदे जैसे ही क्वेश्चन मिलता है वो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये नॉर्मल, सबसे पहला से। कभी आपने सोचा, मान लिया ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चंस आपको मिले, कभी आपने सोचा कि हम पहला क्वेश्चन से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं बीच से या पीछे के पेज से? आप कितने बंदे से पूछिएगा, क्यों पहले से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं? लाइक मैं भी खुद भी अगर पेपर दूंगी तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, राइट। और सोचिए जो क्वेश्चन पेपर सेट किया वो जानबूझ करके आपके माइंड से खेलना चाहता है कि भाई आप भी स्टार्ट करोगे पहला से और पहला क्वेश्चन ही हम हार्ड देंगे। आपका टाइम तो उसने किल कर लिया। अब वो सोचिए कि अगर वो बंदा पीछे से या 20 से स्टार्ट करता है, स्कैनिंग अगर करता, वो हो सकता है 10 सेकंड में उसे 2 क्वेश्चन इजी मिल गए रहते। हमने वही स्ट्रेटजी कि भाई स्कैनिंग उस मेथड पे कौन से कहाँ पर वीक है, जहाँ पे कितना भी हार्ड बनाएगा तो हार्ड वो हो ही नहीं सकता है। उसके हिसाब से एस.एल. लोनी का एक चीज़ के लिए हमने फिर मॉरिसन बॉयड, केमिस्ट्री के लिए अलग अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग बुक से इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो ना, इतना दूर आप निकल जाओ कि आपको कि भाई वापस आप आ ही नहीं सको। ऑब्जेक्टिव मेरा लाइफ में यही था, कुछ भी चीज़ें करो, चाहे पढ़ाई में करो या फिर खेल में करो, या जैसे मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ, वन साइड जब दौड़ता हूँ तो आप सीधे 20 किलोमीटर आगे निकल जाओ। अब वापस तो अगर आपको घर आना है तो फिर से 20 किलोमीटर तो आनी ही होगी। तो सोचिए आपने उस प्रोसेस में 40 किलोमीटर कर लिया। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव था लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि मतलब कोई चांस ही नहीं हो आपके माइंड में कि भैया नहीं होना तो इम्पॉसिबल है। यही मैं किसी भी, चाहे आप IIT की तैयारी करो, आप IAS की तैयारी करो, ऑफ कोर्स कुछ भी लाइफ में मुझे थोड़ा सा रिग्रेट जरूर था क्योंकि मैं भी चाहता था कि IAS के लिए बनूं, लेकिन देन अगेन कि सब एक सराउंडिंग में ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई IAS के लिए तुमको तैयारी करनी है तो तुमको 4 साल रख लो। ये बहुत जैसे अभी हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग बना देते हैं कि इतना करना पड़ेगा। पर आपको भी लगता है कि क्या ये सब करने के लिए हमें किताबी कीड़ा ही बनना पड़ेगा? किताबी कीड़ा तो चीज़ें बनना जरूर पड़ेगा, मतलब अपनी खुशियाँ मतलब इंजॉय करना, क्योंकि बच्चे मतलब ये ऐसा भी हम ये हमारी जितने भी आजकल जेनजी हैं, जैसे मैं आपको जेनजी के हिसाब से सवाल पूछूंगी, सोचते हैं कि नहीं अपना जो पर्सनल टाइम है वो नहीं मिल पाएगा, इतनी हम 8-8 घंटे, इसी साथ से अब मुझे याद है कितने घंटे हमें पढ़ना पड़ता है वैसे अगर IIT क्रैक करना हो तो? इसमें 2 चीज़ बताता हूँ। पहले तो जेनजी
ये जेनजी वर्ड ये एलिट में एंड मेट्रो में है। आपको अगर आप गांव से हैं या टियर 2 सिटी हैं, 3 सिटी में हैं, वहाँ पर बंदे बदमाश है हाँ। या फिर काम करने वाला है, 2 कैटेगरी है। हाँ। तो आप एलिट की भाषा एक अलग है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई तू जन्मा है ना, तो पैदा ले लिया, चाहे 2000 में पैदा लिया या कल पैदा लिया, तेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ में भाई पैसा कमाओगे तभी एंजॉय करोगे, बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है। बाप माँ के पैसे पे एंजॉय करना है या अपने पे करना है? सब मस्ती करो तुम, यू ड्रिंक, यू एंजॉय, यू डांस, यू हैव द गर्लफ्रेंड, यू हैव बॉयफ्रेंड, बट कहीं ना कहीं तो लाइफ में सीरियस होनी होगी। तो इसके लिए मैं जो भी अगर पर्पस कुछ टाइम के लिए आपको डिफाइन करनी होगी, जहाँ पे सब कुछ छोड़ना होगा कुछ टाइम के लिए ही। मेरा अगर अपना लाइफ अगर हम जस्ट देखें, जिस समय हम लाइफ में सीरियस हुए, हम अचीव किए, ठीक है, कि अगर मान ले कि मेरी अगर वीकनेस है इंग्लिश, कैंपस सिलेक्शन में जब चाहे जैसे IIT की थी, मैंने 1 साल के लिए ना तो कोई मूवी देखा, मैं इतना मूवी मैनियक था कि भाई एक शो, मतलब मैं एक दिन में 3 शो जा करके देखता था, पटना में या रांची में कहीं पर एक मूवी का। मैं सब कुछ छोड़ा, पूरा 1 साल के लिए एकदम जो होता है मैराथन की तैयारी उसी हिसाब से किया, और ये जर्नी भी उसी हिसाब से। उसी तरह से जब कैंपस में आप जा रहे हो, वहाँ पर भी जब आपका वीकनेस इंग्लिश है या फिर कम्युनिकेशंस है, यू शुड बी वर्किंग डे एंड नाइट, ताकि आपको आधे घंटे ही तो मिल रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए। उसमें कोई नहीं आपको जस्ट देख रहा है। फर्स्ट टाइम somebody is coming, you will be facing him first time। तो बस लव एट फर्स्ट साइट भाई डालो वहाँ पर कि भाई सीधे अपना पूरा फुल ब्लास्ट करो एंड देन फुल पोटेंशियल अपना यूज़ करो, फ्रैंक होकर के चीज़ें बताओ कि सर ये हैं, और वही मेरे साथ हुई है। चाहे मैं कॉलेज के, चाहे फिर MBA कॉलेज में, कैंपस में सिलेक्शन लेना अच्छे कंपनी में मेरे में हुई है, ऊपर वाले ने हमको जैसे आपने मर्चेंट नेवी का भी बताया, तो IIT के बाद सीधा पाथ जो इंजीनियरिंग के लिए जाता है, तो मर्चेंट नेवी एक ड्रीम था या कोई सर्वाइवल के लिए आपने यहाँ सोचा कि नहीं? अगेन कैसे एकदम से मर्चेंट नेवी कैसे? तो मैं वही बताता हूँ कि जैसे मैंने, मेरा एक पंचलाइन है कि भाई सक्सेस इज़ नॉट लग्जरी फॉर मी, सक्सेस इज सर्वाइवल फॉर मी। तो जब मेरी सक्सेस हो गई IIT में, तो मेरा एडमिशन हुआ ISM धनबाद में। अब ISM धनबाद में बाकी जो मेरा बैचमेट था, रूममेट था, हमें इन्फ्लुएंस किया। अभी मेरे फादर लोग को नहीं मालूम कुछ कि क्या कर रहा है, क्या करेगा, IIT में हो गया इधर। तो उसने मुझे बताया कि अरे पल्लव, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तू खेलता है स्पोर्ट्स में, बढ़िया है, जा तू यहाँ पर क्या करेगा, अरे यहाँ पर ISM धनबाद है, NTPC में तुमको 25,000 का जॉब मिलेगा, 30,000 का जॉब मिलेगा, NMDC ये सब में क्या करेगा, मुंबई में जाएगा, मेरीन में तुमने डाला है 75,000, 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगी। मैं भी बड़ा एक्सक्लेम कि हाँ यार, हम इतनी गरीब हैं, 25,000 रुपये में पापा का क्या होगा, भाई को कैसे पढ़ाएंगे, इसको क्या होंगे, इतना ब्रेन वॉश किया, इतना ब्रेन वॉश किया। और मैंने वो फॉर्म भर दिया था TH क्या मुंबई का मेरीन के लिए। मैं 2 महीने के बाद वहाँ से NOC लेकर के वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, मैं पहली बार बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैं फेल हो गया। अच्छा। अब जो इंटरव्यू में था, इधर तो छोड़ दिया, अब उधर मैं रोने लग गया उनके सामने इंटरव्यू में कि सर मैं तो लुट जाऊँगा कि भाई हम तो उधर भी छोड़ दिए, इधर हमारे पास अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट, सर मुझे नहीं मालूम कि व्हाट एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या उसमें दिखा, नहीं जस्ट दिखा। तो फिर खैर सिलेक्शन हमारी हो गई एंड देन वहाँ से फिर मेरीन में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताई अपनी कहानी, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आजकल, अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें, कहानी के दूसरे पहलू से, कि अगर इतने मतलब किसी गांव के किसी भी जगह के छोटी सी जगह से आना, फिर इतना स्ट्रगल करना, यहाँ पहुँचना, कई लोग जो होते हैं, कई बच्चे, बड़े बूढ़े, मैं सबका नाम लेना चाहूँगी, हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं कि नहीं हो पाएगा, और इसी के चलते गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि हमें ऐसी सिचुएशन में, लाइक आपने उस चीज़ को बीट किया, तो उस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए? क्या ऑब्वियसली ये स्टेप तो गलत है, पर आप हमारी उस ऑडियंस को कैसे मोटिवेट करोगे? देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ उसके बारे में ऑडियंस सर्च कर ले, जहानाबाद, ठीक है। मैं कंट्रोवर्शियल फिगर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। IIT और भी लोग करते हैं, ठीक है जी। मैंने भी चीज़ें किया, बट देन अगेन आपकी अपब्रिंगिंग एंड फैमिली वैल्यूज़, मैं कहूँगा कि अगर आपको प्रेशर है ना किसी चीज़ का, यू आर प्रिविलेज्ड। एंड रियली में अगर आपको घर से भी किसी भी तरह का, चाहे अगर आपको कमाने का, चाहे आपको सही रास्ते पे चलने का,
डर है, प्रेशर है, यू आर रियली प्रिविलेज। अगर और ये प्रिविलेज अगर आपको मिला है तो रियली में आपको फॉर्चुनेट होनी चाहिए लाइफ में कि 4 लोग या फिर आपके भाई बहन आपके ऊपर में हैं, आपके माँ बाप आपके ऊपर में जस्ट देख रहे हैं कि हाँ भाई आप पान का दुकान खोलोगे या फिर आप IIT करोगे, आप कुछ ना कुछ करके पैसा लेकर के आओगे। और जब आप देखते हो कि इतने अर्ली एज में, जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, जब मैं जस्ट कॉलेज में पहुंचा था 18 साल के एज में, वी डोंट हैव द मनी उनकी वर्की के लिए, उनके फंडल्स के लिए हमारे सीनियर ने मदद किया 20,000 रुपये से उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे एपिसोड जब 17-18 साल के एज में आप जस्ट देखेंगे, मेरे पास कॉलेज का IIT का फ़ी देने के लिए फ़ी नहीं था। आज आपके इस पॉडकास्ट से मैं बता रहा हूँ कि हमारे बैचमेट ने हमारा हेल्प किया कि IIT का जो काउंसलिंग का फ़ी होता है 5,000 यहाँ पर IIT दिल्ली में, मेरे बैचमेट ने 1,000 कलेक्ट करके जस्ट दिया, हमारे फ्रेंड्स ने जो साथ में हमारे तैयारी करते थे। तो जब आप इस तरह का प्रेशर शुरुआत से भी आप जब चीज़ झेल रहे हैं और लेके चल रहे हैं तो आप प्रिविलेज ही नहीं, आपके ऊपर तो आशीर्वाद है महादेव का कि आप सच में इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन लेके आगे चल रहे हैं। तो उसमें आपको खराब आप हो ही नहीं सकते हो। आप हम्बल होगे, आपके अंदर में कोई ईगो नहीं होगा, ये नेचुरली में आपको ग्रो होगा क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तो लोगों के लिए या फिर जो भी अभी जिस पॉवर्टी में अगर जस्ट जी रहे हैं, चाहे वो जेनजी ग्रुप हो या हमारे गांव के भाई बंधु लोग हों, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ें रखो यार, तुम्हारे पास एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारी ऑनेस्टी एंड तुम्हारी मेहनत। और मेहनत सब लोग के लिए है। सब लोग बोलेगा ये डायलॉग कि भाई मेहनत, बट वो मेहनत नहीं, तुम्हारा सुसाइडल अप्रोच ही तुमको डिफ्रेंशिएट करेगा कि हम उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कि तुम 19 घंटा करोगे, हम 20 घंटा करेंगे, तुम 18 घंटा पढ़ोगे, हम 25 घंटा पढ़ेंगे, हम 24 घंटा पढ़ेंगे। ये एटीट्यूड, तुम हमारे फील्ड में आओ, हमारे एरिया में आओ और हमको हरा करके दिखाओ। ये एटीट्यूड, ये एग्रेशन अगर कोई भी बंदा रखेगा, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, कुछ भी चीज़ अगर वो प्लान कर रहा है उसको होना ही होना है। देयर इज़ नो वे आउट कि भाई नहीं होगी। होप नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब होप नहीं, ये जो पॉजिटिव एग्रेशन है ना, होप उसी से जस्ट देती है। वो होप ही नहीं देती कि होगा, उम्मीद ही नहीं रखते ना, मतलब सोचते हैं कि नहीं होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, हमसे नहीं हो सकता। ये तो 1% भी नहीं सोचनी है किसी को। मतलब कोई भी चीजें कर रहा है, आप सोचिए कि जब हमारी जर्नी उस टाइम पे चारों तरफ निगेटिविटी, एक भी बंदा कुछ नहीं सोच सकता था। वो जो बंदा जो नया मेरे लाइफ में आया उस दिन आ करके बोला, वो ना तो मेरा बैचमेट, ना मेरा सीनियर थे, ना तो जानता था। उसने सिर्फ ये बोला कि पल्लव जाओ फिटजी में एडमिशन ले लो, 15-18 घंटा पढ़ना, IIT में हो जाएगा। उसको तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं उसका लिया और लेकर निकल गया, खेत को इजारा करवाया एंड देन निकल गया। तो सेम अगेन कि सबसे पहला तो आप अपना सर्कल छोड़िए। जो ये बैचमेट और ये जो कॉलेज का जो सर्कल होता है ना, आपको उस सिंड्रोम में डाल देता है। वही पार्टी, वही जस्टी ड्रिंक्स, वही सुबह उठना, अरे उधर ये, चाहे लड़का हो या लड़की, सेम का सबका वही कॉन्सेप्ट है कि आप जब तक सर्कल नहीं छोड़ेगा, अगर आपको अच्छी कंपनी भी मिल रही है तो यू विल ट्राई टू इंगेज विद दोज गाइज। वहाँ पर आप इंगेज हो, देखो, आप चूज करो किसके साथ हम इवन एंजॉय भी करें, किसके साथ हम इवन घूमे भी। नहीं तो सेम आपका वही कॉलेज होगा, वही कि भैया आज 2000 हमें मिल गया, अरे आ जाओ एक ड्रिंक्स करते हैं, जो जनरली 99% जो कर रहे हैं, जो आज के डेज में यंगस्टर के जो स्टार्टअप कम है, नेचुरली भाई इंडिया में भी स्टार्टअप कम है। तो इसके लिए हम उन लोग को जानबूझ करके बताते हैं कि भाई आप लोग में से किसी एक को सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस होने के लिए और कुछ नहीं, अपनी कंपनी छोड़ो, जो बाकी जो सराउंडिंग में जिसके साथ पले बड़े हो, साल 2 साल के लिए गायब हो जाओ, दूसरा सर्कल बनाओ, एकदम फ्रेश, एकदम यंग। देखो उसमें चार्म, उसकी एनर्जी, उसका एक्साइटमेंट, नए लोग से मिलने का, वो टोटली अलग होता है। वो वाइब टोटली अलग मिलेगी तुम्हें। अगर किसी ने कंपनी नहीं भी छोड़नी है, मान लीजिए कि बहुत पुराने दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तब क्या करें? देखिए, छोड़नी तो होगी, सैक्रिफाइस बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फिर बैलेंसिंग एक्ट में फिर कुछ नहीं, अगर कुछ पाना है तो आपको खोना तो पड़ेगा, सिंपल चीज है। अब आप सोचिए कि क्या आप खो सकते हो। सैक्रिफाइस
स्ट्रगल, जरूरी। ये बिना किए हुए इमोशन की भी सेक्रीफाइस आपको करनी ही करनी होगी। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई फाइनेंशियल, वहां पर आपका इमोशनल अटैचमेंट है, वहां पर आपका एंटरटेनमेंट है, कुछ और चीज तो नहीं मिल रही है। तो आप अगर कुछ अच्छा भी अचीव कर रहे हो, मान ले कि अगर आप किसी नौकरी में आज 50,000 आपकी सैलरी, आप सोच रहे हो कि भाई 1.5 लाख हमें मिले, तो नेचुरली आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जो मास मार्केटिंग मास ईमेलिंग करते हो, लिंक्डइन पे बटन दबा देते हो, वहां पे चला गया और उसके बाद इंटरव्यू का अगर कॉल भी आया तो आपको मालूम ही नहीं कौन सा वेबसाइट है, कौन सी कंपनी है, ये आपको अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। और यही जो आपका स्ट्रगल है, जो चेंज, जो आपके अपनी कंपनी को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, यही जो चेंज है ना, यही चेंज आपका पेन है। यही मैं लोगों को बोलता हूं, आपने 2026 का कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाया होगा। क्या रेजोल्यूशन है आपका, आप बताएं। मेरा रेजोल्यूशन की बात आई तो मेरा तो रेजोल्यूशन ये है कि हार नहीं माननी है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ। मतलब मैं चीज़ें वैसी होती नहीं है, वैसे समझ लेती हूँ और अपने आप पे हावी हो जाती है, मेरे पे हो जाती है। शायद वो चीज़ मैं सही कर भी दूँ। तो मैंने इस साल ये रेजोल्यूशन लिया है कि नहीं, जो होगा बस मुझे करना है। हर चैलेंज को मुझे एक्सेप्ट करना है, फिर चाहे इधर हो उधर हो, कोई बात नहीं, करना है। तो इसके लिए आपने स्टेप क्या उठाया होगा माइनर, कि आपकी ओवर थिंकिंग को छोड़ने के लिए क्या स्टेप उठाया होगा आपने? सबसे पहले अगर वैसे तो अगर मैं कुछ बोलूँ कि हाँ मैंने नेगेटिव बातें जो मेरे मन में आती है कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, वैसे मैंने ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए ओवर थिंकिंग करना ही बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात। एग्जैक्टली जी। यही कि अगला टाइम से मान ले कि किसी ने कुछ बोला हमें, किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला, कान से आया, इधर से मैंने जस्ट पढ़ा कि भाई मुझे सुननी ही नहीं है। यही मैं लोगों की रेजोल्यूशन आप लेते हो 2026 के लिए, जहां पर आपकी चेंज, कि जैसे आपकी डेली हैबिट क्या है, खाना कितने बजे, ऑफिस कितने बजे जा रहे हैं, कैसे हम उठ रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम टॉक कर रहे हैं, क्या हम पहले सोचते थे, क्या हम कैसे पॉजिटिव होंगे। अपनी सोच, जब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं चेंज करोगे तो फिर वो सोच करके भी 2026 में हम नया रिजोल्यूशन ले रहे हैं, नहीं, यही जो चेंज है आपके लिए वो पेन है, और जब आप पेन लोगे तो गेन नेचुरली में होगी। कंफर्ट जैसे कि छोड़ के, मतलब आप जीरो से हीरो बन गए, तो ऐसा कोई क्रेजी डिसीजन आपने लिया होगा अपनी लाइफ में, वो कोई क्रेजी डिसीजन आप हमारे साथ शेयर करें? क्रेजी डिसीजन तो हमारे लाइफ में शॉकिंग, मैं कहूँगा शॉकिंग, हमारे काफ़ी बैचमेट लोग के लिए जो शॉकिंग होती है वो मेरे लिए क्रेजी होता है। ठीक है, अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये बंदा, मान ले कि कैट में, जब मैं कैट का एग्जाम दिया कि भाई पहली बार हमको परसेंटाइल आई अराउंड, आई थिंक मैथमेटिक्स में ही सिर्फ आई 5 या 7 परसेंटाइल, एंड सेकंड अटेम्प्ट में जस्ट दिया, मेरी परसेंटाइल 99.34। अभी लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग, ये तो मेरे लिए भी सुन के सरप्राइजिंग हो गया बिल्कुल, कि यार कि ऐसे कैसे, कि चेहरे से दिखती नहीं है, शकल, पर्सनालिटी, ये सब चीजें दिखती नहीं है। तो यहीं से मतलब आप, मतलब ये बहुत ज्यादा जान के हो रहा है कि एकदम से पढ़ाई का वो मतलब कैसे आ गया? पढ़ाई का नहीं, अब पहली बार जब मैं आप रियलिटी बताऊं तो पहली बार जब मैं 6 महीने 7 महीने के आसपास कैट की तैयारी किया, अननेसरली दोस्तों के साथ घूमा भी, फ्रेंड सर्कल भी थे हमारे, घूमते रहा, जरा मस्ती भी किया। अब सेकंड टाइम में जब ऐसी शॉकिंग रिजल्ट आई, मेरा टाइम भी चला गया, तो जब सेकंड टाइम मैं किसी से कुछ चीज़ें नहीं बोला, 3 महीने के लिए यहीं राजेंद्र नगर में रूम लेकर के, और सिर्फ एक आई थिंक टाइम का मैंने क्वेश्चन पेपर का टेस्ट एनरोल किया था, और बस 3 महीने की तैयारी एंड डन। मतलब जैसे आपने कहा कि वो छोड़ दो, वो कंपनी छोड़ दो, बस वो छोड़ने की देर थी। वो छोड़िए, किसी को हम बताया नहीं कुछ। हमारी इसमें ओवरऑल परसेंटाइल 97 पॉइंट समथिंग, इसमें हमें आईआईएम की कॉल नहीं आई। मेरी इंग्लिश में परसेंटाइल कम थी 82 के अराउंड, बाकी क्वांट में परसेंटाइल 92 समथिंग, ऐसे 92 या 97 के अराउंड में हमें 3-4 कॉलेज से आई, एसपीजन से आई, ग्रेट लेक्स से आई, आईएसएम, एक और आईएमटी गाजियाबाद से। तो उसमें मुझे जो अच्छा लगा मैं उसमें लिया, एंड देन मूव थ्रू। कंपनी छोड़ने के बाद आपने अचीव तो कर लिया, गोल तो अचीव कर लिया, पर फिर जब वापस आप गए होंगे, उन दोस्तों से मिले होंगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? दोस्त, अब उनके लिए जब कोई अगर बंदा बोलता है ना, देखिए जब आप ऐसी गरीबी से जब गुजरते हो, जब बंदा आपके सामने कोई सीनियर भी बंदा, बचपन का जो दोस्त होते हैं ना, वो बचपन के होते हैं, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, आप छोड़ भी दें, बात ना भी करें, लेकिन जब हम घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो वाइब और वो
फीलिंग जो है वो Yes. सेम ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फीलिंग तो सेम ही रहती है, हाँ। लेकिन उसके सामने सोचिए कि उसके सामने इंप्रेशन वो चेंज हो जाता है कि आप कह रहे तू कर कैसे गया। अब ये वाइब जो हमें देती है कि तू सच में, चाहे वो लड़का था या लड़की थी, कि ये बंदा, इसके सामने हम कभी बैठते नहीं थे जी। और ये बंदा कर कैसे लिया। तो एक अलग परसेप्शन उसका भी हो जाता है, जो मेरे लिए भी, कि भाई मैं जानबूझ करके उसको नलिफाई करता हूँ कि नहीं भाई, मुझे उस नज़र से मत देख कि जो अचीव किया, मुझे उसी नज़र से देख, क्योंकि उस नज़र से अगर तुम देखोगे तो मेरे में कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी एंड एग्रेशन बिल्डअप होकर रहेगी कि अरे ये साला कुछ नहीं कर सकता है, सॉरी, कि ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस नज़र से अगर वो जस्ट देखता है ना, वो कंटिन्यूसली मेरे लिए एक, उसकी निगेटिविटी मेरे लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है कंटिन्यूसली, कि अच्छा कॉलेज में अच्छा कैंपस ले लिया, कोई बात नहीं, अरे फिर उसके बाद कंपनी से निकाल देगा। लेकिन जब एक कंपनी से अच्छी कंपनी में देखता रहता है और मुझे मालूम है कि वो सोच रहा होगा या सराउंडिंग में सोच रहे होंगे कि ये कैसे उधर से उधर चला गया, ये सब मुझे पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव लोगों से मिलाते जाता है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बताया आपकी स्टोरी बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबी स्टोरी, बहुत सक्सेस की, पेशेंस की है, लेकिन आजकल के यूथ में तो पेशेंस ही नहीं है। तो फिर कैसे मतलब होगा अगर आपकी स्टोरी के माध्यम से, मैं ये चाहती हूँ, हमारी क्रेजी टॉक के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी सुनकर कई लोग जो है वो इंगेज हों, कई मोटिवेट हों। लेकिन यूथ जो है आज का, आप भी, मैं मतलब 100% नहीं कहती, लेकिन फिर भी 50% जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि जो फटाफट हो जाए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना पेशेंस कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, तो फिर वहाँ कैसे चलेगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि मेरी भी जो कंपनी है वो लगभग यंगस्टर लोग की कंपनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे अलावे सारे लोग, अगर आप बोलो चाहे जेनजी बोलो या बिलो 30 बोलो, लगभग सारे 30-35 लोग हैं। लेकिन आप जस्ट देखो कि मैंने कैसे मोल्ड करके रखा है। मैं अपने जूनियर के साथ, मेरे लाइफ में ही थी कि मैं अपने जूनियर के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुसोएवर कम इन माई लाइफ, चाहे बॉयज एंड गर्ल, दे ट्राई टू क्लोन मी। ठीक है, हमें किसी ने जज नहीं किया। एंड मुझे मालूम है कि भाई बंदे का एक पर्पस नहीं है, बड़ा फास्ट है लाइफ में, चाहे पैसा कमाने के लिए, या 20,000 इसको मिल रहा है, फिर 50,000 सोच रहा होगा, फिर 1 लाख सोच रहा होगा। हम सिंपल सा लोग को कि देख रही बाबा, हमें लाइफ में कोई गॉड फादर नहीं मिला है जो इतना बैठ करके भी फादर जैसा समझाएगा या बताएगा। तू इस कंपनी से इस कंपनी में जाएगा, तेरा इंक्रीमेंट तू यहाँ से रह करके ट्राई कर ले, मैं जज नहीं करूँगा। यू ट्राई 1 मंथ 2 मंथ, नॉट ए प्रॉब्लम, बट यू जस्ट सी कि भाई तुमको विजुअलाइज होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ठीक है, और आज के टाइम में तुम लोग को जो 25,000 या 30,000 या 35,000 40,000 50,000 रुपये मिल रहे हैं, वो तुम लोग 90% या तो अपने कपड़े पे या फिर ड्रिंक्स में, मोस्टली इसी में, या वाइब लेने में जस्ट डाल रहे हो। ठीक है, जिसके कारण आज देख लो, मैं कुछ टाइम पहले रिसर्च पढ़ रहा था कि जेनजी ग्रुप का जो कंजम्पशंस ट्रेंड है लगभग मोर देन 50% है। तो आप सोच लो कि उसका रिपरकशन क्या होगा। रिपरकशन उसका ये होगा कि तुम लोग सेव नहीं करोगे तो कल के डेज में, मान ले बिजनेस के लिए सोच रहे हो, जब तुम्हारी शादी होगी उस टाइम पे कि भाई यहाँ पर रेट इतने बढ़ रहे हैं, नोएडा का अगर यहीं पर चीज़ें 5 साल पहले आज कोई भी फ्लैट का रेट 1 करोड़ के आसपास थे, आज सबकी 3-3 4-4 करोड़ से नीचे नहीं है। तुम्हारा पे स्केल नहीं बढ़ा है कि सब लोग को 1 लाख या 1.5 लाख। तो सोच कि तेरे पास सेविंग नहीं होगी तो कल के डेज में तू बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाएगा, और तुमको इतना ईजी कोई भी पैसा नहीं जज देगा। आगे में और भी पैसे का कंट्रोल काफ़ी, मतलब पैसे लोग स्पेंड नहीं करना चाहते, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर पैसा कोई नहीं लगा देगा। तो यही मैं एवरीडे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दे करके लोगों को ग्रूम किया हूं कि तेरा खर्चा, तेरे को ड्रिंक्स चाहिए, आई एम गिविंग फ्रॉम माई पॉकेट, ये लो ड्रिंक्स, वीकली करना है वीकली करो, बट यही करो, यही करो, वो पब में जा करके नहीं। यू वॉन्ट टू बी, भाई तुमको रील देखना है, रील देखो, लेकिन भाई चैट नहीं करो, जिससे भी तुम चैट करना चाहते हो डे एंड नाइट, नहीं भाई चैट करो एक से। तो जो मोस्टली आज करके लाइफ में, तो मैं उन लोग के लिए आपने अपने ऑफिस में ऐसा माहौल बनाया है कि मतलब फ्रेंडली रहे बिल्कुल, कि काम भी हो, क्योंकि जेनजी के साथ बहुत मुश्किल है, मतलब कि मुश्किल। और हमारे साथ जो जेनजी ने फायर किया है पूरी दुनिया में हमारे ब्रांड का अवेयरनेस करने के लिए, 15 घंटे नहीं, 15 घंटे 12 घंटे रात और दिन हम लोग बैठ करके, और मैं उसके साथ टाइट खड़ा हूँ कि तू अगर 15 करेगा तो आज भी मैं वही हूँ, तो 15 करेगा मैं 18 करूँगा, तो 1 मारेगा मैं 100 मारूंगा, ये लेवल पे, ताकि उन लोग को भी दिखता है कि सर अगर बड़े भी हैं तब भी इतना कर रहे हैं, इतने पैशन के साथ, क्योंकि भाई मेरे को पैसा चाहिए।
तुमको अगर नहीं चाहिए तुम डिरेल हो सकते हो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए इस लाइफ में, क्योंकि हमें अच्छा पहनना भी है, अपने डिपेंडेंट को भी खुश रखना है और तेरे को भी खुश रखना है, क्योंकि मैं पैसा का एंजॉयमेंट सिर्फ अकेले में नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम लोग सबके साथ करना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ माई लाइफ गोल। पैसा कमाना, पैसा कमाना। मैं कहीं पर भी ना तो मैं इसको अनफिल्टर किया हूँ, एवरीबडी इज जस्ट वेदर इट इज अ फाउंडर, इन्वेस्टर, एंड इफ समबडी डे इज द पैसन, पैसन सेकेंडरी आती है जब आपके पास पैसे हो गए तो देन यू विल टॉक अबाउट इट। चाहे आप शादी.com का जस्ट देख लो, चाहे किसी भी बंदे का आप जस्ट देख लो स्टार्टअप में, द पीपल इन्वेस्ट एंड देन दे रन द कंपनी, देन दे मेक द मनी। पैसन उसके बाद आती है कि चलो हमारे लिए भी पैसन है। मैं भी पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स को लेकर के, मैं भी पैशनेट हूँ कि हाँ हम अपने जवान का हेल्प करें, जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं हम प्यार से उसके लिए चीज़ें बनाएं। मैं भी पैशनेट हूँ कि हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, आज वहाँ पर गांव में रहते हैं, गांव पे हैं, कौन देखने वाला है उनको? हम तो यहाँ पर हैं नोएडा में, हम डेली इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, हु विल बी सीइंग माय पेरेंट्स। तो 50 पैसन मैं भी हूँ, बट उस पैसन के नाम पे मैं छुपता नहीं हूँ। यस, मनी यू रिक्वायर इफ़ यू आर पुअर, यू नीड टू अर्न द मनी, एंड उसके लिए आपको स्ट्रगल सेक्रीफाइस करनी होगी, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू। इसका मतलब आपके हिसाब से रियल लाइफ का मतलब तो पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना, उसके बाद पैशन आता है। उसके बाद पैशन आता है। पैसा अगर आप कमाओ उसके बाद फिर लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय किस चीज़ में? आपको अगर ट्रेवल में, आपको अपने दोस्त के साथ, अगर आपको किसी फ्रेंड को कुछ गिफ्ट दे करके, अगर आप इवन सिर्फ उससे मिलने के लिए फ्लाई कर रहे हो। मेरे लाइफ में ऐसे भी इंसिडेंट्स आए कि सर डू यू लव मी? ओके, देन इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक मी स्टैंड इन द मार्केट, क्योंकि मैं सर अगर बिजनेस में रहा तो इफ़ यू आर मिसिंग मी, आई कैन फ्लाई टू द हांगकॉन्ग, आई कैन फ्लाई टू द सिंगापुर, जस्ट आई विल कम फॉर द ड्रिंक्स। तो आप सर ये मतलब इस टाइप की कि भाई जब आप पैसे कमाएं तो आप यही कर सकते हो। फिर आप नए यंगस्टर लोग को आप प्रमोट करो, अलग अलग एरिया में जस्ट चीज़ डालो, उन पे इन्वेस्ट करो। और मेरा मेथड यही रहा है। आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द एनी अदर कंपनी और एनी अदर स्टार्टअप। मेरा एक ही फंडा रहा है कि मैं हर लोग को, जो भी बंदा हमारे पास ऑफिस में जस्ट ज्वाइन करता है, आई गिव देम कि भाई जॉब नहीं, यहाँ से सीखो एज एंटरप्रेनर के लिए। कल के डेज में आई वांट यू कि भाई यू स्टार्ट योर बिजनेस एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेस्ट इन यू, क्योंकि मैंने तुमको जज किया है। लेकिन यहाँ से इतना फायर लेके जाओ या फिर सेव करके जाओ कि कम से कम कुछ भी तुम खोल सको कल के डेज में। ये कोई पहला कंपनी या बहुत वेरी फ्यू कंपनी विल बी जस्ट देयर लाइक कि भाई बंदे को एंटरप्रेनर के लिए प्रमोट कर रहा है कि भाई ये वाला बिजनेस कर सकते हो, अच्छा ये वाला बिजनेस कर सकते हो, तुम B2C में जा सकते हो, तुम डिलीवरी ऐप में जा सकते हो, क्यों नहीं? हम लोग भी, बंदा दूसरा भी जैप्टो चालू कर सकता है तुम्हारे अंदर एग्रेशन कि अपने से बाइक से जा करके कम से कम 50-100 लोगों के पास जा सको। यू कैन ब्रेक द एवरी रूल्स ब्लडी इफ यू आर इन द गेम ऑफ द बिजनेस, एंड इफ यू आर मैड देन यू कैन ब्रेक ऑल द बिजनेस रूल्स। देयर इज नो रूल एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नहीं। इसी के साथ साथ आप अपनी जो आप फाउंडर हैं ocean.ai के, आप उस अपनी कंपनी के लिए छोटा सा एक इंट्रो भी हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दीजिए। ये कंपनी कैसे मतलब आइडिया आया आपके दिमाग में एकदम से कि अब इसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी आपके ऑडियंस के लिए। एक हम एक डीप टेक स्टार्टअप हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, नॉट फंक्शनल बेट, इंटरप्राइज AI बेस्ड स्टार्टअप है, जो मेरी टाइम इंडस्ट्री के ऑडियंस जैसे शिप ओनर हो गए, शिप चार्टर हो गए, शिप ब्रोकर हो गए, शिप ट्रेडर हो गए, कमोडिटी ट्रेडर हो गए, जो ऑडियंस को, नॉर्मल ऑडियंस को उनसे कनेक्ट नहीं है क्योंकि B2C में नहीं है, B2B में है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट ईस्टर्न, ये सब कारगिल, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो उनके जो शिपिंग डिवीज़न है, जिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं वही एप्लीकेशन हमने बनाया है। जब मैं उसका पूरा वर्क फ्लो है फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, कैप्चरिंग ऑल द वर्क फ्लो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग, चार्टरिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस टू ईमेल, CRM बेस्ड में इंटायर एंड टू एंड वर्क फ्लो। तो ये आइडिया मुझे लगा कि जब मैं 2012 में कारगिल ज्वाइन किया, व्हेन आई द कारगिल, एक कारगिल US बेस्ड कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, एंड आई वाज एक्सपोज टू मेनी प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। शिप ओनर, चार्टर एक साथ एक बड़े प्रोफाइल पे हमको लिया गया और
उसके कारण काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट करना लोगों को, ओनर, चार्टर, ऑपरेटर, क्योंकि मेरी टाइम इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करती है। काफ़ी ऑडियंस उसके, आज ऑफिस यहाँ पर है, दूसरा ऑफिस वहाँ पर, एक बंदा इधर बैठा है, दूसरा बंदा बस दुबई में बैठा है, तीसरा बंदा सिंगापुर में, कोई जेनेवा में, कोई यूएस में। तो हम लोग उस ऑडियंस में मेरी टाइम में काम करते हैं। इसके कारण एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला। एंड देन चूँकि उस टाइम पे स्टार्टअप भी काफ़ी फ्लरिश कर रही थी इंडिया में, फंडिंग ये सब, तो मेरे भी एक्साइटमेंट चीज़ें होती थी, लेकिन उस एक्साइटमेंट को मैं अपने दिल में रखता था, क्योंकि आजू बाजू में फिर किसी को बोलूँगा तो हंसेगा, कह रहे तू स्टार्टअप सोच रहा है। तो मैं जस्ट देखा कि वहाँ पर जो वर्कफ्लो यूज हो रहा है किसी कंपनी का, वो भी यूएस बेस्ड कंपनी, और वो वर्कफ्लो सिर्फ 2 या 3 लोग ही जस्ट देते हैं, पूरा एंटायर एंटरप्राइज, एक यूएस बेस्ड, बाकी 2-3 और यूरोप में, और सारी दुनिया उसी का यूज़ कर रही है। इंडिया में भी जो भी शिपिंग कंपनीज हैं उन्हीं का यूज़ कर रही है, और नहीं तो फिर एक्सेल शीट पे डिजिटलाइजेशन, मतलब सिंपल सा वर्कफ्लो की अगर ट्रेडिंग कैसे होती है, या फिर फ्रेट कैसे बुक करते हो, या टाइम चार्टर्ड पे अगर कोई जहाज़ लेते हो, या फिर अगर आप ईमेल कर रहे हो, सर्कुलेशन इंक्वायरी दे रहे हो, ये सब चीज़ के लिए भी एप्लीकेशन नहीं है, सब एक्सेल शीट पे करते हैं। मतलब $1 मिलियन का इन्वॉइसेज आप एक्सेल शीट पे मेंटेन कर रहे हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप 100-100, $200 मिलियन का जहाज, और उसका इनवॉइस हम एक्सेल शीट पे कर रहे हैं और हार्ड ड्राइव में रख रहे हैं कि भाई $1 लाख या $5 लाख या $10 लाख। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी इंडस्ट्री भी है, एग्जिस्ट करती है आज एआई के ज़माने पे, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन या सिंपल सा एक एप्लीकेशन भी लोग नहीं लेते। 100 ऑडियंस में सिर्फ आज के टाइम में डेटा के हिसाब से 33% लोग कंपनी यूज करती हैं एक कोई एप्लीकेशन, बाकी सब एक्सेल पे। सोच लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अदानी, अंबानी से लेकर के बहुत सारे शिपिंग कंपनी यहाँ पर भी हैं। तो हमें चीज़ें लगा कि जो कंपनी का उन लोग यूज कर रहे थे उसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट मैंने पता किया कि एक यूजर के लिए उन लोग लगभग $800 to $900 लेते थे पर मंथ। एक साल के लिए लगभग आप सोच लिए $10,000 से लेकर $12,000 एक यूजर के एक यूजर के लिए। अगर उसके पास 100 ऑडियंस है तो आप इमेजिन कर लीजिए हाउ मेनी मिलियंस। अब आपके ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, इंडिया के ऑडियंस के लिए फर्स्ट टाइम ये, चाहे हमारे मेरी टाइम कम्युनिटी या फिर बाकी ऑडियंस के लिए, कि आपके अंदर आग पैदा नहीं होगी जी। जब ये देख करके, ये सोच करके कि पूरी दुनिया में 1 या 2 लोग की मोनोपोली है, प्राइस का एडवांटेज इतना ज़्यादा है कि कोई भी और प्रोडक्ट आज के टाइम में किसी भी इंडस्ट्री में इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो डिटरेंस क्या थी यहाँ पर कि बंदे लोग कोई स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरी टाइम एक बहुत कम्प्लेक्स डोमेन है। मतलब एक मेरी टाइम, अभी उसमें 10 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। इधर आपके ट्रेडिंग हो गए, इधर कमोडिटी ट्रेडिंग हो गई, इधर आपकी फ्रेट ट्रेडिंग हो गई, इधर आपकी ऑपरेशन हो गई, बंकरिंग हो गई, आपका डिकार्बोनाइजेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, टेक्निकल हो गया, शिप मैनेजमेंट हो गई। इतने सारे वर्कफ्लो को समझना एक बंदा तो होगा ही नहीं। वो एक बंदा मैं अपने आप को रेडी किया कि आज नहीं, इस चीज़ को मैं अपने दिल में पाल करके लेके जाऊंगा, क्योंकि कोई बंदा मुझे फंड नहीं जस्ट देगा कि भाई ऑडियंस कैसे लेकर के आओगे। तो मैं इस आइडिया को अपने दिल में 12 साल तक पाला है और अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं कोडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बनाना है तो कैसे चीज़ें बन सकता है। तो इसको मैं पालते हुए कंपनी टू कंपनी चेंज किया। हर कंपनी का वर्कफ्लो, जहाँ पर भी जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहे थे उसका वर्कफ्लो मैं सीखा, उसके एल्गोरिदम को सीखा, विजुअलाइज किया, उसके लॉजिक को, यूजर एक्सपीरियंस को, कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में लाइफ को एंजॉय करते हुए, और कंटिन्यूसली मेरा यही साइड में काम था, ताकि एक न एक दिन वो आएगा जिस टाइम में ऊपर वाले ने अगर अपॉर्चुनिटी हमको दी तो हम जान लगा देंगे, लेकिन और निकल करके आएंगे, मरेंगे नहीं, निकल के आएंगे। एक होता है ना कि दरिया में डूब जाना, तो ओशियन में मैं डूबने के लिए नहीं, ओशियन में तैरने के लिए। तो वही करते करते लगभग 12 साल, बीच बीच में मैं साइड में एप्लीकेशन भी बनाया, कुछ लोग को जस्ट दिया स्किल इन्हांस करने के लिए अच्छी कंपनी को। तो उससे करते करते एंड देन मैं सोचा कि भाई, और वर्क फ्लो बहुत डिफिकल्ट था, नो डाउट, सारे डिपार्टमेंट की जानकारी आपको चाहिए। एंटरप्राइज बनाने के लिए एक लंबा पैसा चाहिए आपको, क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल होती है 5 साल या 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, एंड आप कम से कम 3 से 4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन तैयार होती है, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल होती है आपकी 30-40 साल,
जी। एक बार जैसे हमारे ही कॉम्पिटिटर हैं, उन लोग 30-40 साल पुराने हैं, इसलिए तो मार्केट में इतने इन डेप्थ हैं। अब उसके तोड़ना एक मेरा यही चीज़ था एम कि अगर एक क्लाइंट भी मैं उससे स्नैच कर लिया, ये मेरे लिए विन है कि उसको मैं उस यूएस बेस्ड कंपनी से एक क्लाइंट भी विन कर लिया, ये मेरे लिए विन है। बिल्कुल। बाकी दुनिया जो सोचे, जिसको भी जो सोचना है कि भैया कैसे लिया, नहीं लिया, क्या किया, तो मैं यही सोच करके फिर मैं सिंगापुर छोड़ा। लुइस ड्रेफस में जॉब कर रहा था, एक हैंडसम सैलरी थी हमारी, नेचुरली बड़ा अच्छा करियर था। आई यूज टू ड्रीम अबाउट द लुइस ड्रेफस जैसी कंपनी, बिल्कुल। फ्रेंच बेस्ड बहुत कमोडिटी सारे ट्रेडिंग लोगों का कंपनी। ड्रीम है। हाँ, उसके सिलेक्शन होने से पहले आई यूज टू ड्रीम कि भाई लुइस ड्रेफस में अगर हो जाती, बट देन अगेन उन लोग भी चीज़ें हमें इसी के लिए लिए थे। मैंने उनको आइडिया पिच किया था कि सर मैं बना सकता हूँ, एक बार आप ट्रस्ट कीजिए, पैसा हमें जस्ट दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। बट समहाउ अप्रूवल नहीं मिली, एंड देन एक्साइटमेंट इकोसिस्टम से काफ़ी आ रही थी कि भाई बना दो सिस्टम, बनाओ सिस्टम, बनाओ सिस्टम। तो मैंने फिर कॉल ले लिया कि भाई अगर ऐसे मैं जस्ट देखता रहा कि भाई 13-14 हज़ार डॉलर की सैलरी पूरा साल अगर हम कमाएंगे, 2 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर कमाएंगे, अगर मैं 2 साल या 1 साल लगा देता हूँ प्रोडक्ट पे, और अगर मैं कोई भी किसी को भी बेक करके, पैर पकड़ करके भी अगर मैं उनको भेज दिया कि सर एक बार आप ट्रस्ट करो, आप $1 मिलियन दे रहे हो, मेरे को सिर्फ $2 लाख दो, पूरे लाइफ टाइम का, तो शायद मैं सक्सीड कर जाऊंगा। और यही हुआ। मैं लगभग 2 साल इस पे काम किया, पूरा सिर्फ ईट, स्लीप एंड कह लीजिए कोड नहीं किया, लेकिन कोडिंग कंटिन्यूअस डेवलपर के साथ 4 लोग को लेकर के कोविड एरिया में। एंड देन लगभग जनवरी 2021 से स्टार्ट किया, मार्केट में आया दिसंबर 2022 में। उसके बाद से फिर जर्नी चल पड़ी, फिर लोग, फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद एआई में 4 लोग की टीम से, फिर उसके बाद 20-30 लोग, फिर ऑडियंस। बट स्टेमिना एंड जुनून आज भी वही रखा, क्योंकि आज भी मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। आज भी किसी को, चाहे मेरा वेबसाइट का कोई डॉट हो या मेरा एप्लीकेशन का कोई ए हो, चाहे मैं ग्लोबल ऑडियंस को अगर डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ या ट्रेवल कर रहा हूँ या फ्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे लिंक्डइन पे जा करके कि भाई मैं कितना एक्टिव हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लोगों के लिए, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर हों, चाहे हमारे क्लाइंट हो, चाहे हमारे दोस्त हों, सब बता रहा हूँ कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं कहीं किसी से भी ज़्यादा कर सकता हूँ। बिल्कुल। यही चीज़ ले करके, या तब मैं जैसे हम अभी कोई भी बच्चा हो, उसे हम पूछते हैं कि क्या बनोगे तुम बड़े होके, क्या करोगे तुम बड़े होके, तो बोलेगा मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बचपन में आपने कभी सोचा कि मैं कोई स्टार्टअप खोलूंगा? ये तो कभी इमेजिनेशन नहीं थी। स्टार्टअप या फिर आईआईटी अपने आप में नहीं थी, कुछ टाइम पहले तक नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब मेरा रिजल्ट निकला, हम किसी और बंदे और बंदियों के साथ मस्ती कर रहे थे, और 1 महीने के अंदर में या 10 दिन के अंदर में वो सेंटेंस बोला और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई निकल जाते हैं, ये 10 दिन के अंदर में अभी। और ये कंटिन्यूस लाइफ में होती रही है। ये आपने मतलब बड़ा से पहले से नहीं सोचा था, एकदम से? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं डरता था कि भाई, आप सोचिए, आप जब बैक बेंचर हो, आप पीछे में, जब आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन क्या बनेगा लाइफ में, हाँ बिल्कुल, राइट, आप लोग सभी पूछते होंगे। पूछते हैं। मैं पीछे शर्मा करके पीछे से किसी के पीछे झुक जाता था, क्योंकि ये खड़ा करवाएंगे और फिर पूछ लेंगे और फिर सब लोग हंसेगा। जब हमारा नंबर आया, 4 लोग चीजें हंसने लगते हैं, फिर भले वो अलग बात है कि क्लास से बाहर निकलो, उसके बाद देखते हैं हम तुमको, ठीक है। वो तो रहता ही है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करें हम, अब आप हमारी ऑडियंस के सामने आज पहली बार आए हैं, तो हम जब आपसे स्टार्टिंग में मिले तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, थोड़े एग्रेसिव है, मतलब ये एग्रेसिव हैं, लेकिन अब बात करते करते नहीं पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो पर्सनालिटी, एग्रेसिव पर्सनालिटी आपने आपकी ऐसे दिखाने के लिए है या सच में आप एग्रेसिव है, मैं ये जानना चाहूंगी। एक इंटरव्यू में मैं किसी का ले रहा था, हाँ। तो उसने बताया, जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तब बताया कि सर जहाँ से रेफरेंस आपकी मिली है ना, उन लोग बताए थे कि आप बहुत जॉली मूड वाले हो, और जब आप इंटरव्यू ले रहे थे बड़ा एग्रेसिव थे। और मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद फिर मैं जस्ट देखा कि भाई यही 2 रूप है हमारे जो दोस्त हैं आज, इसी वाइब के कारण हमारे कस्टमर नहीं है, पूरा ग्लोबल ऑडियंस में वो सब हमारे दोस्त हैं, हमारे जिगरे हैं, हमारे चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे सीनियर हैं चाहे हमारे जूनियर हैं। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, इसी नेचर के कारण, इसी हम्बल नेचर के कारण लोग कनेक्टेड हैं।
तो एग्रेशन हमें काम के लिए है, एग्रेशन हमें मनी कमाने के लिए है, एग्रेशन हमें रियली में एक पॉजिटिविटी के लिए है। क्योंकि अगर हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे, हम लिटरली में लाइफ में दोबारा हमको टाइम ऊपर वाले नहीं देगा। और मतलब एक पॉजिटिविटी हम इसलिए रखते हैं कि हमेशा अगर पॉजिटिव मैं नहीं रहूँ, निगेटिव से आऊँगा तो आप भी या फिर हमारा जो जिसके साथ मैं डेली फेस हो रहा हूँ उन लोग का मूड ऑफ रहेगा कि अरे क्या हुआ आज ये। तो मैं जब चलाने वाला हूँ तो घर भी निगेटिविटी से घर नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके कारण हमें पॉजिटिव रहना ही होता है, चाहे व्हाट्सएवर रीजन, चाहे आप घर से परेशान हैं, चाहे आप दोस्त से परेशान हैं, किसी ने आपका मूड ऑफ कर दिया, किसी ने आपको ये मैसेज डाल दिया, किसी ने कस्टमर ने आपको कोई ने रिजेक्ट कर दिया, किसी इन्वेस्टर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। आपको अपने मूड को ऑल द टाइम, आप जब ड्राइव कर रहे हो कोई पर्पस, तो आपको ऑल द टाइम आपको पॉजिटिव ही रहना है। तभी आपके आजू बाजू जो जेनजी ग्रुप आप बोल रहे हो ना, वो हमेशा आपसे लेकिन वही वाइब एग्रेसिव लेंगे। जो है वो हमेशा नेगेटिव काउंट होता है। मतलब आप पूछोगे तो नहीं, गुस्सा ये वो नेगेटिविटी है, नेगेटिव काउंट होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि आपकी कंपनी में आपके क्लाइंट के साथ या एम्प्लॉय के साथ ये एग्रेशन जो है जिसे आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए होना चाहिए, पर ये एग्रेशन कभी नेगेटिव हुआ हो? नहीं, ये मैं इंश्योर करता हूँ कहीं पर भी, किधर भी उन लोग, इनफैक्ट आज मैं जो हूँ इसी पॉजिटिव एग्रेशन के कारण लोग चाहते हैं, लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें कौन इस लाइफ टाइम में कौन बंदा मिलेगा इतना पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने वाला। ये आज के लिए मेरे लिए पॉजिटिव बिल्डअप हो रही है कंटिन्यूसली। जो हमें 5 साल पहले भी जानते थे, आज अगर आते हैं या 4 साल के बाद भी आते हैं, he salute, he appreciate me कि you have sustained your energy for such a long period। बिल्कुल। क्या है उसका राज, क्या है भाई? मेरा सर राज यही है कि भाई द लव यू आर पोरिंग ऑन मी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है कि इफ़ यू लव मी, इफ़ यू लाइक मी, सर सिर्फ मैं इसी के लिए, तुम जूनियर हो कि भाई अरे सर कहाँ हो आप, इमीडिएटली आप कॉल करते हो कि भाई आ जाओ यहाँ पे, जितना भी बिजी हूँ 5 मिनट जस्ट देना, कॉल पे, व्हाट्सएप पे। ये सब आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। काफ़ी लोग आप देखे होंगे लिंक्डइन पे, आपने भी मैसेज काफ़ी लोग को डाले होंगे, पीपल सी करते हैं, देखते हैं, चाहे एज ए जॉब के लिए भी एटीट्यूड में अपना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ईगो बहुत हमारे ज्यादा में है। ईगो बहुत ज़्यादा होता है, पोजीशन का, पैसे का। हम हर बंदे को रिप्लाई करने का जहन उठाते हैं, वहाँ पे उसके इमोशन को हम फील करते हैं, क्योंकि हम भी उससे गुजरे हैं। चाहे किसी ने हमको व्हाट्सएप डाला, हम हर एक बंदे का कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करके कि भाई ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे किसी की निगेटिविटी और किसी की बद्दुआ भी नहीं लेनी है। इन जनरल एज ए अगर अच्छे इंसान हो तो किसी भी हालत में, चाहे कस्टमर भी हैं, हम कस्टमर को हम्बली कहते हैं कि सर अगर मेरे पास टाइम नहीं है, यू टेक योर मनी, यू कैन, वी विल सर्व यू लेटर। ये डेयरिंग बोलने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत जैसे कम आपने लोग को बोला होना कि चाहिए। पैसा आ जाए या कोई एक पोजीशन हासिल कर ले, कोई भी हो, तो मोस्टली लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं अब हम यहाँ नहीं हैं, अब हम यहाँ हैं। तो आपसे भी मैं आज पहली बार मिली, आपसे आज पहली बार बात करी, तो बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान लगे हो। तो ये इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मतलब आपके अंदर क्यों वो चीज़ नहीं डेवलप हो पाई जो मोस्टली लोगों में आ जाती है कि नहीं मैं तो अब, पहले तो ये था पर लेकिन अब तो ये हूँ, ऐसा वाला क्यों नहीं हुआ कभी? आप कभी मोदी जी का भाषण सुने हो? जी हाँ। 2012 के बाद मुझे इंटरेस्ट आई, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या उनके पर्सनैलिटी में, उसके पहले मैं वैल्यू नहीं करता था। आप यही देखो कि जो हमारा गांव है, आप मतलब आदमी फ्रेश होने के लिए मतलब बाहर में, शौचालय बाहर में जाता था, ठीक है, काफ़ी टाइम तक। तब आप सोचो कि जब ऐसी आप गरीबी जैसे देखोगे ना, तो उस टाइम पर रियली में आपको, आपके लिए एक ही चीज़ होगी कि आपको जब इतने ऑडियंस प्यार करते हैं ना, किसी भी हाल में कोई भी, चाहे पैसा कौड़ी से लेकर के कोई भी पोजीशन आप पे हावी नहीं होगा। क्योंकि जब आपके जूनियर, आपके सीनियर आपसे जब इतना प्यार करेंगे ना, तो आपको वही लगेगा कि मैं अपने एटीट्यूड को क्यों ऐसे से ऐसे चेंज करूं। उसी मोमेंट आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, चेंज नहीं करो। यही जो तुम्हारा कैरेक्टर है जिसके कारण सब लोग तुमको लव कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पैसे से बढ़कर के है कहीं भी, कहीं पर भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे पास कुछ पैसे भी अपने के लिए, आपने कोई एक स्टार्टअप किया, ठीक है, आप भी शार्क टैंक जस्ट देखती होंगी, अलग अलग ऑडियंस है वहाँ पर,
कोई भी बंदे ने चाहे 10 लाख सेल्स किया या 4 करोड़ सेल्स किया, हमारी एक एटीट्यूड है कि भले हम पैसा चीज़ें डाल पाए या नहीं डाल पाए, बट उस बंदे ने अगर इस मार्केट में सैक्रिफाइस करके आज 1 करोड़ भी, 2 करोड़ भी, 3 करोड़ भी या 10 करोड़ भी धंधा बना लिया, वो धंधा बना लिया। धंधा धंधा है, बिल्कुल बनाया जैसे भी बनाया, आपके पैसे से बनाया नहीं बनाया, आप हर चीज में अगर यूनिकनेस खोजने लगोगे, यूएसपी क्या है, यूएसपी क्या है, यूएसपी क्या है, यूएसपी उस बंदे की है जो उसने धंधा वो बना लिया। ये यूएसपी हर चीज में एक यूएसपी नहीं होती है कि भाई नया से हम लेकर के आ जाएं। जो आप डायलॉग देखो, मतलब एक पॉजिटिव ही चीज जस्ट देखो। मैं इसलिए हर चीज को पॉजिटिव तरीके से जस्ट देखता हूं कि भाई तेरे धंधा बनाया है, हाँ ठीक है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है या हमारे पास कोई और जरिया है, डिफरेंट तरीके से हम तुम्हारे में डाल सकते हैं क्या, बट आप वहां पे स्टेटमेंट सोच सकते हो। आपकी पर्सनल एक यूएसपी क्या है? पर्सनल यूएसपी बड़ा कंफ्यूजिंग है क्या है? आपको जो मतलब आपको जो अच्छा लगा। मैं लाइफ को लेके पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है स्ट्रगल की, पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की। तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, और जनरल क्वेश्चन ये मेरा रहेगा कि एक इंसान को, किसी भी इंसान के लिए एक अपने लिए क्या पर्सनल यूएसपी होनी चाहिए? सच में मतलब बताओ कि पर्सनल एक यूएसपी कि आप डाउन टू अर्थ हो, निगेटिव चीज़ को नहीं लो, जितनी जल्दी से आप हटाओ। मतलब कोई भी अगर इंसान कुछ चीज़ें बोल रहा है, आप उसके बारे में उतना नहीं सोचो, आप बोल्ड हो कि किसी ने अगर कुछ गलत बोला, सही बोला, यू शुड एबल टू कन्फ्रंट इमिडिएटली, ताकि आप कन्फ्रंट करो कि भाई हमारे से चीज़ें कुछ गलती हो गई। इमिडिएटली यू शुड से जस्ट चीज़ें सॉरी कि भाई चलो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, अगर तुम्हें लगता है कि बार बार अगर हम गलती कर रहे हैं तो यू कैन पार्ट अवे फ्रॉम आवर लाइफ। जो मैं सोचता हूँ कि मेरी यूएसपी वही है कि सर अगर हम गलती हम बार बार कर सकते हैं, बिल्कुल, हम भी इंसान हैं, कर सकते हैं, बट आई विल बी बार बार अपोलोजेटिक फॉर वट एवर जेस्चर्स, एक्सप्रेशन और माई वर्ड, फॉर माई वर्ड। बिल्कुल। ठीक है, यही मैं अपनी यूएसपी रखा हूँ अपने लोगों के लिए, अपने जूनियर के लिए भी, कि भाई गलती हो गई। कौन सा सीनियर बंदा, आज भी हम दूसरे लोग को भी देखते हैं, एक भी बंदा अपने जूनियर से किसी भी चीज़ के लिए नहीं, चाहे अगर प्यार से गाली भी दे दिया या फिर प्यार से डांट भी दिया, कोई भी नहीं। गलती तो सबसे हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है। उसी में कि आप कितने अपोलोजेटिक हैं कि भाई सॉरी, आप कितने कन्विंसिंग हैं कि देखो मैं इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से तुम रहो। मतलब डाउन टू अर्थ होना सबसे बड़ी यूएसपी होनी चाहिए हर सबसे इंसान बड़ी। के अंदर, हर इंसान के अंदर। हाँ, मतलब ये यूएसपी तो सब इंसान में होनी चाहिए, बट ये हर आती कोई नहीं है, अडॉप्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल अडॉप्ट हाँ, नहीं अडॉप्ट होती। नहीं कर पाता। ये सब आप कैसे ग्रोन अप हो रहे हो। अगेन आप बताएं कि भाई प्रेशर ही आपको ब्यूटीफाई करता है, प्रेशर ही आपको सब चीजें देता है। तो प्रेशर अगर आप ले रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कंपनी के लिए, चाहे किसी से इमोशन के लिए, चाहे किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए, कहीं से आपने फंडिंग लिया, कहीं से आपने क्लाइंट एज ए सर्व किया, बिल्कुल, तो उस सब में आपको प्रेशर लेनी ही लेनी है। आप बिना प्रेशर मुक्त होकर के नहीं, आप मम्मी पापा से कैसे आप प्रेशर लेकर के रहते हो? आप रहते हो ना, अगर उन्होंने डांट दिया तो आप शांत होते हो, अगर उन्होंने आपको कुछ बोला तो वो तो प्रेशर ही है ना। बिल्कुल। तो भाई बाहर वाले ऑडियंस के लिए हम दोस्त, यार, कस्टमर, फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर के लिए क्यों नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते तो यही मेरे लिए तो यही है। तो अगर आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ बैठ के हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा, सपोज कोई भी ऐसा बच्चा है जो कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेके, मोटिवेटेड है, ठीक है, पर रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए कोई एक छोटा सा सजेशन आप देना चाहेंगे? तो रिसोर्सेज मींस व्हाट? रिसोर्सेज इन द सेंस कि उसके पास उस हिसाब के रिसोर्सेज नहीं है कि वो चीज़ कर पाएगा। लाइक पैसे का ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, या हम कहते हैं कि वो छोटी जगह से आया है, नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन सबसे बड़ी चीज़ तो पैसा है, ठीक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। हमारे लिए नहीं, जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन और बाकी लोग के लिए है, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। तो उसी तरह से जितने भी गरीब इंसान हैं उनके लिए मनी सब कुछ है, ठीक है। उसी से हैप्पीनेस आपके घर में भी आती है, माँ बाप के लिए भी आती है, आप अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं, आप अपने लिए भी चीज़ें कुछ लेते हैं। तो सिंपल सा एक है लेवल, लेकिन आप अगर वो लेवल क्रॉस कर जाओगे देन ऑफ कोर्स कि आपके सिचुएशन चेंज होंगे, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी। आप हो सकता है 10 और नए नए बंदे आप खड़ा करना चाहोगे अलग अलग बिजनेसेस में। तो ऐसे जो बंदे जिनको सच में
कुछ चीज़ें अचीव करनी है और जो रिसोर्सेज में स्पेशली मनी के लिए, तो उन्हें सबसे पहले तो अपने अपने नेचर को चेंज करना होगा, सबसे पहला। जी। जो जेनजी ग्रुप काफ़ी जल्दी उनके माइंड स्विंग हो जाते हैं, उनको ट्रस्ट समझ में नहीं आती है, उनको उनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है लाइफ में, स्पेंडिंग नेचर ज़्यादा है उनका, कन्फ्यूजन ओवर थिंकिंग ज़्यादा है उनकी, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ठीक नहीं, है? बिल्कुल हाँ। ओवर थिंकिंग ज़्यादा जी, है। हाँ। अरे लाइफ को एकदम प्लेन सिंपल से जो आ रहा है सामने वाला, अगर तुम्हारे पे ट्रस्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए लेकर के, तो उसको ट्रस्ट को अगर थोड़ी सी भी डेवलप हो गई उसके अंदर में, तो आप उस ट्रस्ट को और डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो? हम जब छोटे से चीज़ें एग्जांपल बताते हैं, किसी फ्रेंड ने या किसी ने कस्टमर ने मेरा एक व्हाट्सएप मैसेज भी जिस चीज़ें देखा या फिर थम्स अप भी किया, हम उसको उसके बारे में सोचते हैं, हम हर एक बंदे के बारे में सोचते हैं, हर एक दोस्त या हर एक सीनियर या हर एक कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि उसने मेरा मैसेज देखा, हो क्यों नहीं सकता है अभी देखा? रिप्लाई नहीं किया, अच्छा कब हम उनको दूसरा वाला रिप्लाई जस्ट करें, कब हम उसके लिए क्या हम वर्ड यूज करें ताकि उनकी अटेंशन मेरे तरफ आए, फिर हमें वो कुछ चीजें बोलें, या कब फिर हम उनको कॉल करें, कब वो फ्री हो, कितने बजे वो फ्री है, किस चीज से भाई, अदर टॉपिक से या फिर इस टॉपिक से या फिर कोई और टॉपिक उनके पास कि सर कैसे हैं, हम अपना कौन सा पर्सनैलिटी उनके अंदर में डालें ताकि वो चाहे लड़का हो या लड़की, अटेंशन के लिए। अटेंशन वो क्यों हमारे से ले कि उनके लाइफ में हम तो अभी आए, हम तो अभी आए, अभी उनको कांटेक्ट किया, कोल्ड कॉल किया, बिल्कुल। तो वो क्या क्या यूएसपी है कि मेरा थ्रिल, मेरा हिंदी, मेरा इंग्लिश, मेरा पर्सनैलिटी, मेरा लुक्स, मेरा कौन सा तरीका उनको अच्छा लगे ताकि वो वन टाइम के लिए हुक नहीं हो, उनको कंटिन्यूअस वाइब आते रहे, चाहे उनसे भले ही हमको मनी ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उनसे हमारा इमोशन तो मिल रहा है, एटलीस्ट ही विल बी टॉकिंग टू अदर्स गुड थिंग्स, ही विल बी टॉकिंग अबाउट मी टू द अदर्स। ये भी चीजें मेरे लिए गेन हुआ, बेंचमार्क सेट कर देना, मतलब बेंचमार्क, यस। ये मैं तो आप सोचिए कि कोई भी बंदा या बंदी जो उस एज से, जो 20 साल या 25 साल या इसमें, जिसको लाइफ में पर्पस नहीं है कि पैसा कमाने का उसको जरिया ही नहीं मिल रहा है, उसको जरिया सिर्फ यही सोच रहा है कल के डेज में कुछ पैसे आए और फिर फटाक से फिर से वही सर्कल में भाई ड्रिंक्स लाओ, तो कहाँ से इतना अगर सोचोगे किसी के बारे में, तभी तो इंक्रीमेंट आप सोचते हो कि भाई बढ़ेगी। अरे तो इंक्रीमेंट बढ़ेगी तो किसी ने अगर एक बार अप्रिसिएट किया तो आप चाहोगे ना कि 4 बार अप्रिसिएट करे, उसके लिए कुछ तो एफर्ट दिन में 10 बार तो सोचोगे ना कि कौन सा मेरा जेस्चर, कौन सा मेरा एक्सप्रेशन, कौन सा मेरा आइडिया, कौन सा मेरा टॉक, कौन सा मेरा स्माइल, कौन सा मेरा मतलब अच्छे जो टॉक हैं कि भाई, या फिर कौन सा मेरा वाइब अच्छा लगे, तभी तो ट्रस्ट करेगा। साथ में इसमें हमें किसी को कॉपी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को देख के कि मैं और आप बैठे हैं तो मैं बोलूँ कि नहीं मुझे सर की तरह बनना है, ठीक है मोटिवेशन समझो, लेकिन उस चीज को कॉपी ना करो, अपने तरीके से करो, अपने तरीके से। यस, बिल्कुल। कॉपी आप क्लोनिंग नहीं कर सकते। मैं किसी का कॉपी नहीं, मैं उससे सीखता हूँ। जो नए जनरेशन है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन लोग क्या करें, तो जी बिल्कुल। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपसे, तो एक छोटा सा हम रैपिड फायर कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस के साथ, तो रेडी हैं आप? सर, बिहार का फेवरेट फूड या सिंगापुर का खाना? ओह, बिहार का फेवरेट फूड। इमोशंस जुड़े हैं क्योंकि हाँ। आईआईटी मोमेंट आपके लिए क्या है, फियर या एक्साइटमेंट? ओह, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट, फियर नॉट एट ऑल, डिक्शनरी में ही नहीं है। कॉर्पोरेट लाइफ, कंफर्ट या बोर्डम? आई विल से टॉर्चर। ओके, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि उसी टॉर्चर को मैं जब झेला हूँ 12 साल, ठीक है, एंड देन वो टॉर्चर मेरे लिए लव था। एज ए से स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, टॉर्चर, मेक दैट एज ए लव, तभी कुछ चीज़ें अचीव हो गई। बढ़िया। स्टार्टअप लाइफ, पैशन या प्रेशर? हाँ, पैशन तो एकदम नहीं, प्रेशर एंड प्रेशर। अगेन यू लव दिस प्रेशर, तभी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए सबसे बिगेस्ट रिस्क क्या हो सकता है? एक लाइन में आप इसका जवाब दे दीजिए। सबसे बिगेस्ट रिस्क आपके लिए क्या रहा? सबसे बिगेस्ट रिस्क? बिगेस्ट रिस्क, आई डोंट वांट टू लूज द पीपल। ओके। Those whosoever came in my life, I wanted to keep them for the life. चाहे वो मुझे ही फर्स्ट स्टेप उठाना पड़े
कि भाई मैसेज कर रहा हूँ या किया हूँ, क्योंकि आई डोंट फील बैड फॉर एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ये हमारी यूएसपी रही है कि कुछ ही, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, कुछ भी चीज़ें नीचे के बिलो बेल्ट भी बोल के चला गया, इट डजंट। आप जैसे देख लो मोदी जी की पर्सनैलिटी, क्या नई चीज़ें बोला, कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे वो बन रहा हूँ, बट समथिंग आई ऑल्सो एवरी डे आई टेक द कंटेंट जो मुझे मोटिवेट करे, सराउंडिंग्स। ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी और दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी सर, और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहुल, थैंक यू, आप बड़े इंटरेस्टिंग हैं। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच।